सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्ष में चक्कर लगाना उसको परिक्रमण कहते हैं। हाँ, एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। अब प्रश्न आता है, एक और प्रश्न है यहाँ पे, एक टॉपिक है, प्रदीप्त व्रत क्या होता है? प्रदीप्त व्रत ग्लोब पे जो वृत्त दिनों रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया। वह वृत्त जो, वह सर्कल जो पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पृथ्वी कितने अपने अक्ष पर झुकी हुई है? भारत 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री याद नहीं आ रहा है सही से। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अभी हमने जो बात करी परिक्रमण की, ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है? सूर्य का ना, सूर्य का नहीं, पृथ्वी का बात कर रहा हूं सर। 23 कितने टाइम में घूमती है ये बताओ पहले तो। 24 आवर। नहीं सर, 23। हाँ बताओ। 23.56। ठीक है, 23 तो 24 घंटा कौन घूमता है? सर जो हम लिपि ईयर बोल पाते हैं ना, जैसे कि साल में एक बार आता है, उसके कारण हम 24 घंटे उसको इंक्लूडेड करते हैं और उसको 65 डेज होता है। देखो मैं बताऊं, गुणन जो है वो 23 घंटे कुछ मिनट होता है, ठीक है, या 30 घंटे 59 मिनट होता है। और जो 24 घंटा जो टाइम है वो मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर बिल्कुल फिक्स 24 घंटे में घूम जाता है। ठीक है, गुणन जो परिक्रमण है, ठीक है, परिक्रमण ये होता है 365 दिन और 1/4। अब मुझे ये 1/4 यानी कि कुछ दिन होते हैं, 10 दिन के आसपास होते हैं। ठीक है, 10 या 11 दिन। तो ये जो दिन है, ये दिन बाद में 4 साल बाद काउंट होते हैं, यानी कि पूरे ये मिलकर ये घंटे हैं। ठीक है, तो ये मिलकर पूरा एक दिन बना लेते हैं। तो हर 4 साल बाद 366 दिन होते हैं। अब समझ में आ गया बात? यस सर, पर उसका कारण ये सेकंड ही है ना सर, जो 23.56 या जो 49 है वही सेकंड का इंक्लूड करते हैं ना। ये नहीं है, ये नहीं है। ये जैसे हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए जब हम घूमते हुए जाएंगे ऐसे 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 यहाँ पे, तो जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे होगा हमारे 365 दिन इस वाली जगह पे। अब इस वाली डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वो है कुछ घंटे। ठीक है, 6 घंटे के आसपास का कुछ टाइम है उसका। ये चीज समझ में आ रही है? 48 मिनट के आसपास से। हाँ, 24 को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे कुछ निकलेगा, 6 घंटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम, इतनी दूरी को हम जो कवर करने का जो टाइम है ये है 6 घंटे। तो ये 6 घंटे हर साल में जाकर 24 घंटे में बदल जाता है। और ये हर 4 साल बाद फरवरी में जो 29वां दिन होता है वहां पर ऐड कर दिया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। दिन रात कैसे होते हैं? पृथ्वी की कौन सी गति दिन रात के लिए उत्तरदायी है? सर पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति, ठीक है।
ये तो सही हो गया। अब आते हैं दिन रात छोटे बड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे होते हैं दिन रात छोटे बड़े, उसका कारण क्या है? जैसे अभी हमारे यहाँ रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। तो पृथ्वी के कक्षाओं का वितरण होगा, जैसे कि अभी हम मकर रेखा की ओर, सूर्य मकर की रेखा की ओर जा रहा है, उसके कारण से। हाँ तो क्यों जा रहा है, ये भी तो पूछो। पृथ्वी किसमें बनाना है उसको? बताओ, कोई बोल रहा था ना? 23.5 डिग्री पे झुके होने के कारण जो ये परिक्रमण कर्व बनता है, उसमें है जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ये मतलब सूर्य जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, और इसका जो 23.5 डिग्री पर झुका होना, इस दोनों के मिलने के कारण ये होता है कि टाइम बिल्कुल मतलब सही, चेंज बिल्कुल होता सही है। बताया कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जो है दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दिन रात छोटे बड़े होने में एक फैक्टर और भी होता है। वो क्या होगा? वो होता है पृथ्वी की परिक्रमा गति। आप फोकस इस पे जब एग्री कर पा रहे हो? सूर्य जब अपने मतलब सबसे नजदीक वाली स्थिति में होता है, तब दिन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये नहीं नहीं, वो छोटा अलग हो चीज जाता है। वो भी अलग चीज है, उस पे भी हम आएंगे आगे। तो देखो, यहां से गुणन और परिक्रमा, इनसे होते हैं आपके तीन तीन चार चीजें होती हैं। एक तो होते हैं आपके दिन रात, ठीक है, दिन और रात का छोटा बड़ा होना, ठीक है, ऋतु परिवर्तन, ठीक है, ये चीजें होती हैं आपके। हेलो, आप लोग कनेक्ट करा पा रहे हैं? जी सर। हाँ, तो अब हम इनको एक साथ देखेंगे, इन सारी चीजों को। तो चलते हैं सबसे पहले हम सौरमंडल के केंद्र में, ठीक है, और ये हमने बनाई पृथ्वी, ठीक है। इसको हमने ऐसी क्यों बनाई? ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, ये वाली स्थिति कौन सी है? परिक्रमण, है। परिक्रमण, ये है घूर्णन और परिक्रमण। इन दोनों के मिलने से दिन रात होते हैं, दिन रात छोटे बड़े होते हैं और ऋतु परिवर्तन होता है। दो चीजें, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, साल में कितने दिन होते हैं हमारे? साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 12 मार्च, ठीक है, ये वाला दिन,
आपको ये रेखाओं के बारे में पता ही होगा, ये जो 3 लाइनें मैंने बनाई हैं। जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये 3 लाइन है, अच्छा ये है अच्छा, क्या? कर्क मकर और विषुवत। ठीक है, तो अब आते हैं, ये वाला महीना है आपका मार्च। मार्च का है, मार्च का महीना है। मार्च के महीने में नहीं सॉरी, ये मार्च नहीं है, मार्च के ऊपर होगा, ये है मार्च। ठीक है, और मार्च के महीने में जो सूर्य की किरण है वो विषुवत रेखा पे लंबवत होगी। ठीक, और फिर आ जाते हैं, फिर यहाँ से मार्च के बाद क्या आता है, मई जून, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, ये आता है जून का महीना। जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, तो यहां पर जब होगा सूर्य तो क्या होगा, तापमान पूरी पृथ्वी पर समान, सॉरी तापमान नहीं, जो सूर्य की लाइट है, प्रकाश है, वो पूरी पृथ्वी पर समान होगा। शायद और साथ में ही तापमान भी लगभग समान ही होगा, तो ना तो ज्यादा सर्दी होगी और ना ज्यादा गर्मी होगी। यहां से आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज को? जी सर। खुशी के अलावा और कोई? सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो इसको हमें देखो, पहली स्थिति इसको समझ लो, पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक बात समझ में आ गई ना आपको? जी सर। अब पृथ्वी इसी झुकाव पे घूमेगी, पृथ्वी सीधी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, वो इसी झुकाव पर सूर्य की परिक्रमा करती रहेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं, यहाँ से हम पहले मार्च की जगह हम जून से शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा जून का महीना। तो जून के महीने में हमारे यहाँ पे पड़ती है गर्मी। ठीक है, और गर्मी पड़ने की कारण क्या है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, वहां पर सूर्य सीधा होता है प्रत्यक्ष रूप से। ये देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई? जी सर। उसी के अलावा यस सर। आरती, परवेज, सूरज। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं अगला। अब जून के बाद के महीने कौन से होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में पृथ्वी की ये स्थिति होती है परिक्रमा काल में। ठीक है, और उस समय में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो आती हैं विषुवत रेखा पर लंबवत, यानी कि वो उसका जो झुकाव है वो ऐसा होता है, इस प्रकार का। ये समझ में आ रही है ना बात? ये वाली स्थिति आप समझ पा रहे हो? यस सर। सर ये दोनों साइड विषुवत रेखा पे ही आएगी ना, मतलब मार्च में भी और ये सितंबर में भी? हाँ, ये सितंबर में और मार्च, ये दोनों ही स्थिति में विषुवत रेखा पे आएगी। ठीक है, ओके सर। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे झुकी हुई है, घूमते 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 वो इस तरफ आएगी, तो ऐसी स्थिति बनेगी उसकी, तो यहाँ पे आ जाएगी। ओके सर। उसके बाद जब आगे बढ़ती है पृथ्वी सितंबर के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन और रात बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बराबर हो गए। अच्छा, इस वाली स्थिति में क्या होगा, दिन बड़े होंगे कि रात? दिन बड़े हो गए सर। कहाँ पे होंगे? उत्तरी ध्रुव, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ, खास करके जो 23.5 डिग्री का उनके आसपास का इलाका होगा, वहां पे दिन बड़े होंगे, सबसे ज्यादा बड़े होंगे। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को मानते हैं कि 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन इसी के ठीक विपरीत 21 जून का दिन साउथ हेमिस्फीयर के लिए सबसे छोटा दिन होगा, यानी कि यहाँ की रातें बड़ी होंगी और दिन छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही? यस सर।
हाँ, Yes, अब sir. यहाँ पे आओ, यहाँ पे दिन रात दोनों बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, दिन रात बराबर होंगे, यानी कि गर्मी से हम आ गए हैं बरसात के मौसम में। ठीक है, तो दिन रात यानी कि बराबर होंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे तापमान जो है वो बराबर रहेगा। ठीक है, ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी। फिर आते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, दिसंबर जब यहाँ पे आ जाएंगे तो अब ये मकर रेखा पर लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मकर रेखा पर आता है ये 22 तारीख को, 22 दिसंबर। ठीक, अब 22 दिसंबर को होगा तो 22 दिसंबर साउथ हेमिस्फीयर के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए सबसे छोटा सबसे दिन। छोटा दिन होगा। ठीक है, जो कि 2 दिन बाद है। समझ में आ रही है बात? 2 दिन बाद है। यस सर। 2 दिन बाद हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। अब आ जाओ आगे। तो अभी मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बता दो कि हमारे यहाँ क्रिसमस ठंड में, सर्दियों के मौसम में मनाई जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में मनाई जाती है। क्यों? सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों में मनाई जाती है। वहाँ सूर्य की किरणें इस समय लंबवत होती है, इस वजह से वहाँ टेम्परेचर साल के और महीने की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्रीष्म काल में हुआ। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ पे जो होगा गर्मी का मौसम होगा। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है, अब पृथ्वी यहाँ से फिर घूमते घूमते ऊपर की ओर आएगी। तो यहाँ पर दिसंबर के बाद क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के महीने में फिर यहाँ पे विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ मार्च के मौसम में फिर हल्की सर्दी हल्की गर्मी का मौसम आ जाएगा। जी सर। ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना, और दिन रात कैसे होते हैं, क्योंकि दिन रात में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। तीनों चीजें समझ में आ गई? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसको माना है सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, लेकिन वास्तव में सूर्य केंद्र में ना होकर थोड़ा सा सौरमंडल के केंद्र से हटके है। ठीक है, केंद्र में नहीं है। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको, इसकी पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सूर्य की दूरी पृथ्वी से अधिक है, और यहाँ पे सूर्य की दूरी पृथ्वी से कम है। इसके बारे में कोई बताएगा? सर, जो अधिक है उसको अपसौर और जो कम है उसको उपसौर की संज्ञा दी जाती है। होता क्या है इनमें? परिक्रमण गति के इनमें सूर्य पृथ्वी के निकट और दूर होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो कक्षाएं होती हैं कि ग्रहों की, ये पूर्णतः वृत्ताकार नहीं होती, ये परवलयाकार होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये थोड़ी दूर आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो स्थिति है इसको बोलते हैं उपसौर, और ये होती है ये वाली होती है अपसौर।
ठीक है, इसमें लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग सूर्य दूरी हो जाती है और इसमें 14 करोड़ किलोमीटर के आसपास दूरी रहती है। ठीक है, निकट हो जाता है। दूसरी चीज, अपसौर की घटना होती कब है और अपसौर की घटना कब होती है? सर अपसौर की शायद 4 जुलाई को होती है और 4 जुलाई। उपसौर जनवरी में है सर, एग्जैक्ट डेट नहीं याद। 3 जनवरी। ठीक है, उनकी होती है 3 जनवरी को। अब यहाँ से कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। 4 जुलाई को किसका इंडिपेंडेंस डे होता है? बताओ। क्या सर? 4 जुलाई के दिन किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? थोड़ा आउट में है, आउट ऑफ सिलेबस। सर मुझे आवाज कट कट के मिल रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, 4 जुलाई के दिन किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 22 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। नहीं, पृथ्वी दिवस नहीं मनाया जाता। बाईस दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, इसी दिन श्रीनिवास रामानुजन थे, उनका बर्थडे हुआ था, बर्थ हुआ था। ठीक है। यस सर। हाँ, और इसमें आपके ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब इनके इन स्थितियों के कुछ नाम होते हैं, इन चारों स्थितियों के। ठीक है, तो मुझे नाम कोई बताएगा या फिर मैं लिख दूं? सर आप लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो ये है इस वाली स्थिति को, 21 जून वाली को। इस दिन क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो इसको बोलते हैं कर्क क्रांति। ठीक है, या कर्क संक्रांति, और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कर्क अनायत। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं कर्क क्रांति, कर्क संक्रांति। ठीक है, और इस तरफ आ जाओ। इस दिन पे जो मकर रेखा होती है उस पे सूर्य लंबवत होता है, तो इसको बोलते हैं मकर संक्रांति या मकर अनायत। ठीक है, इसके बाद है ये वाली स्थिति, मार्च वाली और दिसंबर वाली, सॉरी सितंबर वाली। ठीक है, मार्च वाली में इसको बोलते हैं बसंत विषुव। ठीक है, इस वाली को बोलते हैं शरद विषुव। ये नाम याद रहेंगे आपको? यस सर। जी सर। यस सर। अब इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं। हेलो। नो सर। ठीक है, वेट सर। चलो। क्या खुशी कुछ बोली? जी सर, थोड़ा सा रुक जाइए।
जी सर, आप क्लियर कर दीजिए। हाँ। अच्छा, अब अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 4, 4 ही है। हाँ, 4 में ये मानचित्र, ठीक है। तो मानचित्र से हमारे पेपर में सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है ये वाला चैप्टर। तो हम इसको भी करते हुए चलेंगे, छोटा सा चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहले ये जानो मानचित्र क्या होता है। कोई बताएगा मानचित्र क्या होता है, मैप क्या होता है? कोई बताएगा? पृथ्वी का एक 2D मतलब फिगर होता है जो एक खास स्केल में बनाया जाता है, और उसमें सारी जानकारी होती है। सर, अक्षांश और देशांतर रेखा का काल्पनिक रेखा एक जाल के ये में बनाया जाता है। एक काल्पनिक रेखा जो स्केल होता है वो काल्पनिक होता है, उसके आधार पे मानचित्र को किसी पेपर या किसी ये पे दिखाना मानचित्र कहलाता है। मतलब उसका ये रेखा को, अक्षांश और देशांतर रेखा को। देखो यहाँ दो चीजें हैं, मानचित्र और ग्लोब, दो दो हमारे पास शब्दावलियां हैं। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र किसी क्षेत्र का जो वास्तविक स्थिति है उसको उसको किसी एक छोटे पेपर पर या छोटे रूप में प्रस्तुत करना। किसी क्षेत्र की वास्तु स्थिति को छोटे पेपर पर, छोटे रूप में प्रस्तुत करना, उसका मानचित्र कहलाता है। सीधी सी बिल्कुल सरल भाषा में। जी सर। अब आते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी की वह प्रतिकृति है जो हमें पृथ्वी की वस्तु स्थिति या पृथ्वी की भौगोलिक जानकारी प्रदान करती है। ठीक है। जी सर। हाँ। अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र होते हैं 3 प्रकार के। 3, एक होते हैं भौतिक, एक होते हैं राजनीतिक, ठीक है, और एक होते हैं जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक अब मैं इनको एक एक करके बता रहा हूं। भौतिक मानचित्र जो होते हैं उनमें प्राकृतिक, जो किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति को बताया जाता है। फिजिकल मैप आपने देखे होंगे, प्राकृतिक मैप आपने देखे होंगे भारत के, देखे हैं? यस सर। ठीक है। राजनीतिक मैप जो होते हैं जिन्हें राजनीतिक सीमाओं को निर्धारण के लिए बनाया जाता है, ये भी आपने देखे होंगे। भारत का Yes, sir. राजनीतिक मैप अलग होता है, फिजिकल मैप अलग होता है। ठीक है। थियोमेटिक मैप कैसे होते हैं? थियोमेटिक मैप विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ये इनसे अलग होते हैं और किसी विशेष पर्पज के लिए ही बनाए जाते हैं। क्योंकि जैसे देखो सेना का मैप होता है, ठीक है, या जो हमारे जो पटवारी लोग होते हैं वो जो मैप यूज करते हैं वो हमारे काम का तो कुछ होता नहीं है, वो लैंड रिकॉर्ड को रखने के लिए होता है। ऐसे मैप होते हैं। कुछ मैप ऐसे होते हैं जिसमें केवल पर्वत पर्वत का जिक्र होता है, या कुछ ऐसे मैप होते हैं जहां पर केवल लोहे की खदान मतलब अलग अलग धातु खदानों का जिक्र होता है। सोने के क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, जीवाश्म कहाँ मिलते हैं हमें, ऐसे मैप। उसके अलावा स्थलाकृतियों के मैप, विभिन्न स्थलाकृतियां कहाँ कहाँ कैसी है, इसके मैप। और भी अलग अलग मतलब जितने सब्जेक्ट हैं या विशेष पर्पज से जो बनाए जाते हैं वो सारे मैप इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों टाइप समझ में आ गए? जी सर। ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं।
आप लोगों को स्क्रीन दिखा रही है? यस सर। दिख रही है ना? तो अब ये वाला मैप जो हो गया, ये कौन सा मैप हो गया आपका? ये है आपका पॉलिटिकल मैप। इसमें आपको इंडिया की बाउंड्री दिख रही होगी, पाकिस्तान की दिख रही होगी, नेपाल की अलग दिख रही होगी, भूटान की अलग दिख रही होगी और बांग्लादेश की अलग दिख रही होगी। दिख रही है? यस सर। अब आ जाओ इसको यहाँ पे। इसको रोड मैप भी बोल सकते हैं सर। हाँ, रोड मैप में देखो, मैं बताऊँ रोड मैप में क्या होता है। ये इसमें ये देखो, मैंने इसमें ये फिल्टर चालू कर दिया, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हाईवे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड लाइन जो है, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है। तो ये कुछ बिजनेस जो थीमेटिक मैप होते हैं ना, जो बिजनेस काम के लिए होते हैं, तो इसी टाइप के होते हैं। इसके अलावा अभी इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ कहाँ धरती ऊंची है नीची है, ये भी देखने के लिए होता है। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले में लेबल हम इसको हटा नहीं सकते। हाँ, तो इस वाले में अगर आप देखो, ये वाला रीजन, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये अगर इस वाले रीजन में देखो, लद्दाख से लेके ये जो हिमालय रीजन है, इसके ऊपर जो तिब्बत का पठार है, आप इसमें देख सकते हो कुछ उठाव सा दिख रहा होगा आप लोगों को। यस सर। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार के मैप है जहां पे हम ये देखते हैं कि कहाँ पे जमीन ऊंची है, कहाँ पे नीची है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। तो ये उसका है, घाटी कहाँ पे है, क्या कौन सी चीज है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, सामान्य मैप में आप नहीं देख सकते, लेकिन ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये सतपुड़ा पर्वत है, और इसके ऊपर आप देखो हल्का सा, अगर आपको दिख रहा हो, ये विंध्याचल है, दिख रहा है ना, ये देखो जी इस सर, तरफ। दिख रहा है। हाँ, और अगर यहाँ पे अगर हम राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो ये राजस्थान तरफ देखो आप, ये वाला रीजन, ये हल्का हल्का दिख रहा है ना आपको, ये अरावली रेंज। यस जी सर। सर। हाँ, तो ये विशेष प्रकार के मैप होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल मैप पे। तो ये है आपका फिजिकल मैप, ठीक है, जिसमें आपको केवल फिजिकल सीमाएं दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, जी सर। अब यस सर। हाँ, अब मैप का यूज क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, मैप में होती हैं, देखो मैप ये होगा, तुमने ये चीज तो आप लोगों ने समझ ली। अब मानचित्र में तीन चीजें होती हैं, एक तो होती है दूरी, ठीक है, दूसरा होता है प्रतीक, और तीसरी होती है दिशा। इनकी पूरा मैप इन्हीं पे बेस्ड होता है। इनके अलावा मैप में कुछ नहीं होता। आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया तो आप पूरा मैप रीड करना सीख जाओगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। ठीक है, दूरी क्या होती है। मैप हमें पता है कि हम उसको छोटा करके बनाते हैं, ठीक है। तो छोटा करके बनाते हैं मतलब ये है कि अगर हम एक बहुत बड़ा मैप बना रहे हैं तो कुछ जो मैप का जो पेज या पैमाना होगा वो 1 सेंटीमीटर में कुछ किलोमीटर को हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लो हमने 500 कर दिया, 500 किलोमीटर, तो ये पैमाना हो जाएगा कि आपको ये जो मैप बनाने वाला है वो आपको ये बता रहा है कि एक इस मैप के जो हमारे आपके हाथ में मैप दिया गया है इसका 1 सेंटीमीटर के 1 वर्ग सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर का 500 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है। यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये 500 किलोमीटर है। ये चीज समझ में आ गई ना। सर धरातल सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए।
ये हमने बनाया भारत का छोटा सा उल्टा सीधा मैप। तो इसमें क्या हमने ये मैप बनाया, तो इसमें अगर आपको याद हो, आप जो मैप खरीदते हो उसमें ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, ऐसा, ठीक है, होती है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये लाइन क्या होती है, जो पैमाना होता है ना, उसमें ये बताया जाता है कि ये वाला जो वर्ग है, इसमें बोलते हैं, मान लेते हैं कि हम इसको, ये 500 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर के बराबर मान रहे हैं, या इसमें 1 सेंटीमीटर का खाना है वो 500 किलोमीटर के बराबर होगा, या 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। ये आपके हर पैमाने पे लिखा होता है, और जिस पर नहीं लिखा होता है उस पर लिखा होता है कि ये मैप जो है वो पैमाने के अनुरूप नहीं है, स्पष्ट लिखा होता है। ओके सर। ठीक है, तो एक हो गई है दूरी, क्योंकि हम इतने बड़े मैप को एक छोटे से पेज पर लेके आ रहे हैं, तो सारी चीजें तो लेके नहीं आ सकते ना, तो कुछ दूरी कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं इसमें भी, तो अगर आप देखना साइड में, हाँ, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ 100 इमेज में लेके आ रहा है, 100 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब मैंने उसको जूम इन किया, मैंने जूम आउट किया तो 200 हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसका 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर को दिखा रहा है, यानी इसका 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होगा वो 200 किलोमीटर की रेंज को दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे इसको जूम आउट करता जाऊंगा ये इसका बढ़ता जाएगा, 50, 20, 5 होता जा रहा है ना। जी सर। 2 किलोमीटर। अब इसमें जो क्यू बनेगा, इसमें ये दिया नहीं है सब क्या मान है, लेकिन ये 2 किलोमीटर का एक वो बनेगा इसमें। ठीक है, तो जो भी मैप बनता है या उसकी जो भी दूरी डिसाइड की जाती है या निर्धारित की जाती है, वो कुछ ना कुछ पैमाने को मानकर ही की जाती है, तभी वो मैप सही और सटीक बनता है। ये वाला पॉइंट सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया? यस सर। सभी लोग बोलो, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत ना हो किसी को। क्लियर है? नहीं आ रहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर कैसे है? धरातल की वास्तविक दूरी को एक काल्पनिक रेखा के बेस पे एक विशेष स्केल के सहारे दर्शाया गया। देखो मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, जैसे ये हमने दूरी ली 1, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी 2 शहर है ए और बी, ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लो हम 100 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये है, बात समझ में आ रही है ना? यस सर। अब हमें ये जो दोनों शहरों का जो मैप बनाना है, ये हम कैसे बनाएंगे दोनों शहरों का मैप, या इनके बीच की इन दोनों शहरों को मैप पे दिखाना है हमें, तो क्या करें, कैसे दिखाएंगे? पूरा का पूरा शहर उठा के मैप पे तो रख नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास कागज भी नहीं होगा। तो इनको देखने के लिए, इस चीज को देखने के लिए, इनका इनसे मार्गदर्शन लेने के लिए हम इनका क्या करेंगे, कागज पर इनका एक निश्चित माप बना लेंगे, क्योंकि ये 100 किलोमीटर है, तो ये 100 भागों में टूट सकता है, इसको 100 भागों में तोड़ लेंगे, यस सर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये 10 किलोमीटर के हम यहाँ पे वो बना लेते हैं,
10 किलोमीटर के हमने ये बना दिए। अब 10 किलोमीटर हमने ऊपर का भाग ले लिया, ठीक है, 10 किलोमीटर ये ले लिया। ये इस प्रकार से हमने 10-10 किलोमीटर के बॉक्स बना लिए। ये बात समझ में आ गई ना? इन बॉक्सों की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है दोनों ही 10-10 किलोमीटर के बराबर है। आपकी ये बात समझ में आ रही है? यस सर, ये बात समझ में आ गई। क्या सर ये बात समझ में, सर ये आ गई ना? समझ में आ गया। हाँ जी, आ गया। अब हम इसको मैप पे बनाएंगे। तो ये 10 किलोमीटर को हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम इन दोनों शहरों के बीच की दूरी मैप पे दिखाएंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब बात समझ में आ रही है ओके सर। कैसे पैमाना निर्धारित होता है? आरती, यस सर। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर ये 10 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर कवर होंगे। हाँ, ये हमने 100 किलोमीटर जो की दूरी है इसको हमने 10-10 किलोमीटर 10 भाग में डिवाइड किया है। अब हम ये जो एक भाग है इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो इसकी अब सेंटीमीटर के हिसाब से अगर इसकी दूरी निकालोगे तो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो यही तो पैमाना है कि हम इस बड़ी 100 किलोमीटर की दूरी को 10 सेंटीमीटर की दूरी में दिखा रहे हैं। यही तो पैमाना है। ओके सर, आ गया। अब बात सबको क्लियर हो गई ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट है प्रतीक। प्रतीक और दूसरा कौन सा? दिशा। पहले दिशा देख लेते हैं, ठीक है, फिर प्रतीक पे चलेंगे। तो कितनी दिशाएं होती हैं एक पैमाने में? कितनी दिशाएं हो सकती हैं एक मैप में? 4। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है, ये हो गया। होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व भी तो होगी ना? हाँ, ये वाली भी होती है, ठीक है। साउथ ईस्ट, ठीक है, और ये कौन सी है? पश्चिम दक्षिण, और ये है उत्तर पश्चिम। ये होती है दिशाएं। किसी भी मैप में इतनी दिशाएं होती हैं, इससे कम नहीं हो सकती, ना इससे ज्यादा हो सकती, ना इससे कम हो सकती है। दिशाओं का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है दिशाओं का मैप में? दिशाएं हमें क्या बताती हैं? स्थिति को निर्देशित करेंगे कि कौन सा पॉइंट किस तरफ है। ये स्थिति को बताती है। स्थिति को कैसे बताती है? कि ये किसी एक पॉइंट के सापेक्ष दूसरी वस्तु, दूसरे स्थान या दूसरी जो कुछ भी है, इस जो कुछ भी पेड़ पौधा जो कुछ भी है उसकी दिशा को बताती है कि वो उस जगह से किस दिशा में है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर बना लूं भारत का मैप, ठीक है, ये हमने भारत का मैप बना लिया। अब ये बताओ यहाँ पे पाकिस्तान किस दिशा में जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान। चाइना किस में जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में जाएगा, तो ये भी तो भारत ही है, ओके, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक। बांग्लादेश किस में जाएगा? ईस्ट। ईस्ट में, ठीक है। भूटान और नेपाल? नॉर्थ जाएगा। ये नॉर्थ में जाएगा, ठीक है। और ये म्यांमार? ईस्ट। ठीक है। अब अगर इस तरफ आ जाए नीचे अपनी यहाँ पे श्रीलंका है,
साउथ। साउथ। यहाँ पे जो कुछ आइसलैंड है वो किस में आ जाएंगे? ईस्ट। साउथ ईस्ट। हाँ, साउथ ईस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक देश है, उसका नाम बताओ, वो किस में आ जाएगा? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि दिशाओं का क्या महत्व है। ये चीजें समझ में आ गई ना कि मैप में दिशाएं किसी भी स्थान की दूसरे स्थान के सापेक्ष स्थिति को दर्शाती हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। सर। हाँ आरती। यस सर, आ गई समझ में। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे कि हमेशा मैप में ऊपर की साइड ही नॉर्थ क्यों बनाते हैं? कुछ ज्यादा प्रेम है मैप बनाने वालों को नॉर्थ से? कोई बताएगा कि मैप में हमेशा ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसमें वो हमेशा नॉर्थ को ही क्यों दिखाता है? अगर किसी मैप पे नॉर्थ लिखा भी नहीं होगा तो उसका जो टॉप का भाग होगा उसको हम नॉर्थ मान लेते हैं। क्यों? कंपास पे ही शो करते हैं। आपके पास मैं सिंपल मैप दे दूं, आपके पास कंपास नहीं है, ठीक है, उस पर बस केवल ऊपर लिखा है एन, इस प्रकार से, तो हम हमेशा ऊपर ही एन क्यों डिनोट करते हैं, क्यों मानते हैं कि इसका जो टॉप भाग है वो मैप नॉर्थ साइड है? ये कारण हो सकता है सर। इसलिए सर कि सर ज्यादातर कंट्री सर उत्तरी ध्रुव में है। क्या? ज्यादातर कंट्री सर जितने भी देश है सर उत्तरी ध्रुव में आते हैं सर सभी, इसलिए सर नॉर्थ को दिखाते हैं सभी। नो। हाँ सूरज का सर पृथ्वी का दिया जो भी पृथ्वी का ही है सर, वो उसका जो टॉप है वो नॉर्थ पोल है, तो उसी के आधार पे सबको। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, देखो मैं इसको चलते हैं हम पृथ्वी के पास, तो ये देखो, ये तो वर्ल्ड मैप है, ये जो वास्तविक स्थिति है ना ये ऐसी ही है, क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हो इसमें जो भी ये आप मैप बनाते हो उसमें जो नॉर्थ पोल है उसको मानते हैं कि ये हमारा टॉप है, तो जो वास्तविक रूप से पृथ्वी है हम उसी के हिसाब से इस मैप को देखते हैं। अब बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हमेशा नॉर्थ को टॉप माना जाता है। जी सर। सर नहीं समझ आया सर। इस वाले मैप में भी देखो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसमें आपका जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और वास्तविकता में पृथ्वी भी इसी स्थिति में है। अगर आप ऊपर से देखोगे आकाश में, पृथ्वी आपको ऐसी ही दिखेगी। ये चीज समझ में आ गई ना? जी सर। सर ये तो कौन ऐसे मुझे सर नहीं समझ आया, क्योंकि एक अगर कोई गोला है तो उसमें कैसे कह सकते हैं कि कोई उसका निचला छोर है कोई उसका ऊपरी छोर है? क्योंकि अगर ऊंचा नीचा तो उसी को कहेंगे, अगर गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बदलाव हो जाता तभी तो कह सकते हैं सर इसको ऊंचा मान लेंगे या उसको नीचा मान लेंगे। नहीं, ये मान लो आपका ये मैप है, ये आपके पास एक मैप है पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न इसलिए मानते हैं क्योंकि जो हमारी अंतरिक्ष में जो हमारी पृथ्वी की स्थिति है वो कुछ इसी प्रकार की है, जिसका जो नॉर्थ पोल है ऊपरी भाग, ठीक, अंतरिक्ष से देखिए। हाँ, ये अंतरिक्ष के हिसाब से ही हम बात करते हैं, क्योंकि जो रियल में पृथ्वी है उसको वैसे ही तो देखेंगे कि नहीं? जी सर। अच्छा, अगर मैं ये हो जाए मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम।
क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ठीक है, ये है आपकी वास्तविक पृथ्वी जो स्पेस में ऐसी ही दिखती है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, ये आप देख सकते हो सामने आपको भारत दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसी स्थिति में सूर्य के चारों ओर धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमती है। तो इसमें जो नॉर्थ पोल है, यानी जो मैप आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उसी आधार पे हम यहाँ पे मैप बनाते हैं। तो ये जो भारत का मैप आप देख रहे हो, इसमें जम्मू कश्मीर ऊपर है। सामने वाले में देखो तो आपको जम्मू कश्मीर ऊपर ही दिखेगा। दिख रहा है? ओके सर, ऐसा तो ठीक है सर। अब सबको समझ में आ गया ना कि मैप का हमेशा ऊपरी भाग क्यों नॉर्थ होता है? यस सर। ठीक है, और इसमें एक चीज और दिखा दूं आपको, यहाँ पे देखिए ये साइक्लोन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर आप देखो नीचे उसमें देखो यहाँ पे जहाँ ये एक्टिव विंडो लिखा है, यहाँ पे ये मैं कर्सर हिला रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 7000 किलोमीटर। तो अब इसका ये समझ में नहीं आ रहा कितना इसके अंदर वो है, लेकिन इसमें जो भी इसका जो पैमाना है उसके अंदर एक उस पैमाने के अंदर 7000 किलोमीटर का एक बड़ा स्क्वायर बना हुआ है। यानी इस स्क्वायर की जो है 7000 लंबाई और चौड़ाई होगी। ये जो सामने आपको दिख रहा है, बात क्लियर हो गई? यस सर। आरती, तुम क्लास में हो? यस सर, बोल रही हूँ मैं। तो तुम्हें जहाँ जहाँ जिस जिस बिंदु पर समस्या आती है तुम उसको क्लियर करती जाना। ठीक है सर। क्योंकि मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। ओके सर। सर आ रहा है मुझे समझ में आ। ठीक है। ओके। ठीक है, अब मैं एक चीज और चाहूंगा कि कल जो टॉपिक लेना है तो उसको जो है आप आज जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो वो पहले एक बार खुद पढ़ लें, फिर आपसे पढ़ लें, फिर वो रिवीजन कर लें, उनका पक्का हो जाएगा। जी सर। जी सर। तो अब इसके बाद अगला जो इसमें जो अगला इसका पार्ट है, भाग है इसका, वो है प्रतीक चिन्ह। हमने मैप देख लिया कैसे बनता है। ठीक है, एक तो हमने ये देख लिया कि मैप कैसे बनता है दूरी के आधार पर। दूसरा हमने ये देख लिया कि इसकी दिशाएं क्या क्या होती हैं। तीसरा है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह का जो महत्व है इन दोनों के ही बराबर है, क्योंकि अगर आप किसी भी मैप को बना भी लोगे दूरी और दिशा के आधार पर, लेकिन उसको समझोगे कैसे कि ये जो आपको सामने हमने दिया है टुकड़ा, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसमें जो चिन्ह बनाए गए हैं वो किस चीज को दिखा रहे हैं, या कैसे समझोगे। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा एक स्लाइड डाउनलोड कर लूं, मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा। आप अब ये आपके स्क्रीन पे जो है ये है प्रतीक चिन्ह। हमारे मैप में जो भी प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं वो इन्हीं से ये इसी टाइप के होते हैं कुछ। तो इसमें देखो जो रेलवे लाइन आपको दिखा रही है, ये आपको बता रही है कि इसमें 3 टाइप की दी गई हैं। एक है बड़ी रेलवे लाइन, एक है मीटर लाइन और एक है रेलवे स्टेशन जिसमें RS लिखा हुआ है। ये आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो जो अगर कुछ इस प्रकार की आपको पट्टी दिख रही है मैप के ऊपर, इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की, तो ये आपको दिखा रही है कि ये रेलवे लाइन है, ऐसे 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 ऐसे। और कुछ अगर ऐसी लाइन गई है तो ये है सड़क। ठीक है, अगर
कोई ऐसी ऐसी कोई अगर कोई लाइन गई है जिसमें नीला रंग हो, तो वो बताती है कि ये कोई नदी है। ठीक, अगर मैप पे कोई बिंदु इस प्रकार का बना है तो वो शहर को डिनोट करता है। अब इसमें भी शहर में भी कुछ टाइप होते हैं, यानी कि जो सिटी होगी उसमें कुछ स्टार, जो किसी देश की अगर बात करेंगे तो उसमें स्टार बना होगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई स्टेट की राजधानी है तो उसको कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे। आपके जो एटलस होते हैं उसका शुरुआती जो पेज होता है उसके पहले पेज पे ये सारी चीजें प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं कि आप जब मैप देखोगे तो कौन सा निशान किस चीज को बता रहा होता है। ठीक है, मैप में एक खास बात और होती है, शहरों को जनसंख्या के अनुसार भी दिखाया जाता है। कुछ शहर होते हैं काले, बिल्कुल एकदम काले होंगे, कुछ शहर कैसे होते हैं, कुछ केवल इस प्रकार के होते हैं, कुछ और छोटे होते हैं इस प्रकार से, कुछ के ऊपर इस प्रकार से रिंग बनी होती है, कुछ के ऊपर डबल रिंग बनी होती है। इस प्रकार से आपने देखे होंगे मैप में। जी सर। सर ये चिन्ह कौन निर्धारित करते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया ही करते होंगे ना सर? हाँ, ये वही लोग करते हैं। तो अब इसमें ये क्या है, ये अलग अलग जनसंख्या को बताते हैं। जनसंख्या इसमें एक तो आपकी जनसंख्या दिखा देते हैं कि इसमें किस शहर में कितनी जनसंख्या है। दूसरा आपको ये बताते हैं कि इस शहर का लेवल क्या है, जिला है, तहसील है, गांव है, अन्य शहर है, मतलब ऐसे संक्रमित शहर है, कौन सा शहर है। एक चीज ये हो गई। तो अगर आप ये सामने मैंने जो आपको स्लाइड दिखाई है उसमें आप देखो तो सारी चीजें दिखाई गई है। कच्ची सड़क कैसी किस तरीके से दिखाया जाता है, पक्की सड़क कैसी दिखती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कैसी दिखाई जाती है, जो राज्य की सीमा कैसी होती है और जिला की सीमा कैसी होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर कोई पुल है तो पुल कैसा दिखाएगा मैप पे। ठीक है, नहर है तो वो कैसी दिखेगी, तालाब कैसा दिखेगा, कुआं कैसा दिखेगा, नदी कैसी दिखेगी। उसके बाद अगर मंदिर मस्जिद जो होंगी जो है वो कैसी दिखाई देंगी आपको। ये सारी चीजें आपको ये समझ में आ रही है, ये प्रतीक चिन्ह है। अब अगर मैं आपको एक गूगल मैप पे भी दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा इसमें। अगर आप लोगों का एटलस हो तो अपनी एटलस एक बार खोल के जरूर देख लें, उसमें आपको कुछ ऐसे ही प्रतीक चिन्ह दिखाई देंगे। ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, अगर इसमें क्या है, ये गूगल मैप है, गूगल मैप में ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर इसमें आप थोड़ा सा देखो इस तरह, तो ये है आपका एक स्टेशन है। ठीक है, इस वाले पे तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम और उसको जूम आउट करें तो यहाँ पे अवेलेबल अगर से कोई वाटर बॉडी होगी, ये देखो जैसे पीछे ये जो एरिया आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ये घनी जंगल है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, ये वाला एरिया, तो ये घना जंगल है। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, और ये जो रोड दिख रही है ये आपको हाईवे, नेशनल हाईवे इसमें अलग कलर से दिखा रहा है। उसके अलावा जो अलग छोटी छोटी सड़कें हैं वो व्हाइट कलर में दिख रही होंगी, आपको दिख रही है क्या? यस सर। सर एटलस में भी दे रखा है छोटा सा एक फिगर बना के, उसमें सारा दे रखा है। तो जो प्रतीक चिन्ह है उनका महत्व सबसे ज्यादा, क्योंकि हम ये चीज ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं।
लेकिन इस मैप को समझेंगे कैसे? उस समझने के लिए प्रतीक चिन्हों को बनाया गया है। जो इसमें जो आप मैप में देख रहे होंगे कि जो पीली लाइन गई है वो नेशनल हाईवे को दिखा रही है, उसके आसपास जो सफेद लाइन दिख रही है वो स्टेट हाईवे या जो लोकल रोड्स हैं वो दिखा रहे हैं। तो प्रतीक चिन्ह के माध्यम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। ये बात आपको समझ में आ गई सबको? यस सर। सबको समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका जो मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये हो गया है खत्म। सर एक चीज, मैप में जैसे किसी कंट्री को कलर के वाइज दिखाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? कलर की अलग अलग कलर्स में दिखाया जाता है ना? हाँ हाँ, जैसे आप एटलस जो होती है मैं आपको दिखाऊं, मेरी एटलस कहाँ पड़ी है? ये ठीक है, जैसे मान लो ये है एशिया का मैप, ये आपको दिख रहा होगा। यस सर। तो इसमें जो कलर की बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। नहीं सर, जो वर्ल्ड मैप होता है ना, वर्ल्ड मैप में जो अलग अलग कलर से कंट्रीज को बनाया जाता है तो वो संगठन के हिसाब से बनाया जाता है कि वो कंट्री किसी संगठन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सर इसी की बात कर रहे हैं। ये वाली बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है, अरे ये वाला तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि जैसे देखो मैं आपको दिखाऊं फिर से, ये है मैंने गूगल मैप, इसको मैंने पीछे कर दिया पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या है, सारी चीजें आपको एक ही कलर में दिख रही है। जो भी आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है या येलो कलर दिख रहा है, हल्का सा ग्रीन कलर, तो वो क्या है, वो वहाँ की जो घास और वहाँ पे जो सूखा जमीन पे जो घास नहीं है, इस चीज को दिखा रही है, इस कलाकृतियों को दिखा रही है। कहाँ कहाँ पे ग्रीन है, वन कहाँ पे है, जंगल कहाँ पे है, इस चीज को। ये आपको जो कलर करके दिखाया जाता है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे आपको सारे जो कंट्री हैं वो एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, छोटे छोटे देश होंगे, बड़े बड़े देश तो आप देख सकते हो गूगल मैप में स्पष्ट। लेकिन जैसे आप जैसे भारत के मैप को देखो आप, तो उसमें जो भूटान वाला रीजन, भूटान वाला क्षेत्र है, वो एकदम देखो बिल्कुल ढक गया है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो इसी चीज को दिखाने के लिए कि वर्ल्ड मैप पर हर देश अलग अलग तरह में इसलिए बनाया जाता है ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक, ओके सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और जो कल की क्लास का टॉपिक है वो ग्रुप में मैं अभी डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है, सर। हाँ सर आपसे क्लास का टाइम हो रहा है 6 बजे? हाँ, क्लास का टाइम 6 बजे ही रहेगा, 6 से 7। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सर थोड़ा सा और ये मतलब जैसे बुक में होता है डिटेलिंग, उस तरीके से कोशिश करते सर तो ज़्यादा बेहतर होता। कैसे कैसे? जैसे एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा है अगर, तो उसमें बुक में जिस तरीके से डिटेलिंग थोड़ी सी रहती है। नहीं तो अभी यार देखो चीजें आएंगी, अभी मैपिंग में इससे ज्यादा कहाँ लेके जाऊंगा आपको। अब इसका अगला स्टेप यही हो सकता है कि मैं सीधे आपको मैप बनवाऊंगा, इसके अलावा इसका अगला स्टेप यही है, क्योंकि इसकी जो बेसिक चीज है वो मैंने आपको बता दी। जी सर। ठीक है, अगला स्टेप यही है कि मैपिंग का। तो देखो मैं मैपिंग आपको इसके 1 या 2 दिन में सेट कर दूंगा, उस दिन हम लोग केवल मैपिंग करेंगे। ओके जी सर। ठीक है, और डिटेलिंग की मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसी डिटेल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको बताइए तो उस पर मैं जी जैसे सर
मतलब ये जो आज पढ़ा है, जैसे अक्षांश देशांतर वगैरह ही पढ़ा है, तो एक तरह से फैक्चुअल ही लगातार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा था। तो उसमें जैसे होता है कि इसलिए यही तो ज्यादा था। अच्छा, जब हम देखो अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी है। क्लास 6 का मतलब है कि जो कक्षा क्लास 6 का बच्चा जो होता है उसके हिसाब से उसको लिखी गई है। आप एक चीज समझो, क्योंकि बुक ये हमारे हिसाब से नहीं लिखी गई है, हम तो केवल इसको अपने बेस तैयार करने के लिए पढ़ रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ, बस ये मतलब मुझे वो नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहा था, मुझे ये लगा कि जैसे कहीं ज़्यादा फैक्ट आ रहा तो याद रहेगा सारा कुछ या नहीं, ये थोड़ा सा अरे फैक्ट रहेंगे यार, चिंता नहीं करो। आप नाम बताना, क्योंकि मैंने यहाँ से तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। सूरज सर। तो सूरज, आप सुबह ही क्लास में तो आ नहीं सकते। नहीं, सुबह कितने बजे से? वो 2:30 बजे होती है जो 2:30-3 नहीं बजे। सर, उसमें तो रेगुलर नहीं आ सकता सर, किसी किसी दिन आ पाऊंगा, किसी दिन नहीं, तो फिर वो मतलब नहीं रह जाता किसी दिन आने में। चलो उसका भी वो कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए तो मैं इस क्लास में भी क्वेश्चनिंग करता हूँ थोड़ा थोड़ा। जी सर, जी सर। ठीक है, तो देखो अभी ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। जैसे जैसे हम क्लास के लेवल बढ़ते जाएंगे तो हम अपने उसी जो हमारा यूपीएससी का पैटर्न है उस पर आ जाएंगे। क्योंकि आप एक चीज देखो ना, ये क्लास 6 के बच्चे के हिसाब से लिखी गई है वो, तो वहां पे फैक्ट ही ज्यादा होंगे, कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। चलो।